हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारी प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। और सबसे पहले क्लैरिफिकेशन, कल हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे। तो आज हम कोशिश करेंगे कल का और आज का दोनों का एक करंट अफेयर कवर किया जा सके। और जो आपको इनकन्वीनियंस हुई इसके लिए वी अपोलोजाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला आर्टिकल है आज का वो यू ब्रीथ लाइफ के बारे में बात करता है। ये खास बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो इंडिया में डेवलप हुआ है और जिसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल तो किया ही गया है, पर साथ साथ जो नेचुरल टेक्नोलॉजी है एयर फिल्ट्रेशन की उसका भी इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब, आपने एक टर्म सुना होगा फाइटो रिमीडिएशन, जिसमें हम प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं कंटेमिनेंट्स को दूर करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषकों को उससे हटाने के लिए। उन्हीं दो टेक्नोलॉजी को मिक्स करके आईआईटी रोपड़ की एक स्टार्टअप कंपनी ने यू ब्रीथ लाइफ नाम का ये एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया है। ये इंडोर आपके घरों में लग सकता है और एयर को प्योरीफाई करेगा। तो ये घरों में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह लगाया जा सकता है। तो ये स्मार्ट बायो फिल्टर है और दुनिया का पहला ऐसा बायो फिल्टर है जिसने कि नेचुरल प्रोसेसेस का भी इस्तेमाल किया है। तो कहाँ डेवलप हुआ? आईआईटी रोपड़ में हो रहा है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब है, वहाँ पर इसे डेवलप किया जा रहा है। जो बेसिक टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहा है उसका नाम है अर्बन मुन्नार इफेक्ट। और इसमें ब्रीदिंग रूट्स का इस्तेमाल किया गया। एक जो पेटेंट अभी मिला नहीं इनको, तो हमें पता होना चाहिए कि एक तो कहाँ डेवलप हुआ है, क्या करता है। ऑब्वियसली एयर प्यूरीफाई करता है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है? तो वह अर्बन मुन्नार इफेक्ट, जिसमें ये प्लांट की जो कैपेसिटी है चीज़ों को फिल्टर करने की, एयर को, उसका इस्तेमाल कर रहा है। और ब्रीदिंग रूट्स इसी टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, जिसमें ये फाइटो रिमीडिएशन जो प्लांट करता है उसको और ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं। तो तीन चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या कर रहा है, किसने डेवलप किया है और क्या बेसिक टेक्नोलॉजी है। तो अगर आपसे पूछे मुन्नार इफेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता रहे यू ब्रीथ नाम की एक जो एयर फिल्ट्रेशन फिल्टर है उसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। और कहाँ डेवलप हुआ ये आपको पता होना ही चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट लगा दिया और वो एक फ़िल्टर लगा दिया है। इसके अलावा अलग अलग स्पेसिफिक प्लांट्स पे रिसर्च किया गया है कौन सा ज़्यादा बेहतर तरीके से फिल्टर कर सकता है। इसमें यूवी डिसइंफेक्शंस है और चारकोल फिल्टर और HEPA फिल्टर ऑलरेडी इसके बॉक्स में लगे हुए हैं। प्लांट एक एडिशनल लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो काफ़ी नेचुरल रहे आपकी एयर जो आपके आसपास है। तो मुन्नार का जैसा एनवायरनमेंट है उससे प्रेरणा है इसकी कि जैसे वहाँ पे एयर प्यूरीफाइड रहती है उस तरह आपके इंडोर में भी एयर प्यूरीफाइड रह सके। अगला आर्टिकल बात करता है स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में। तो स्नो लेपर्ड की खास बात यह है कि इसको लद्दाख ने हाल ही में अपना स्टेट एनिमल और ब्लैक नेक्ड क्रेन को अपना स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है। तो ब्लैक नेक्ड जो आपका ये क्रेन है, इससे पहले कश्मीर का भी स्टेट बर्ड हुआ करता था। तो जो लद्दाख में खासतौर पे इसको इसलिए किया गया कि वहाँ काफ़ी मात्रा में मिलता है। और कहा जाता है कि इंडिकेटर स्पीसीज़ है। अगेन, इंडिकेटर स्पीसीज़ क्या होती है? इंडिकेटर स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती है जिसकी प्रेजेंस आपको बताती है कि वहाँ की इकोसिस्टम के क्या हालात है। अगर इकोसिस्टम ख़राब हो रहा होता है तो इंडिकेटर स्पीसीज़ की मात्रा घटने लगती है। और जो ये स्नो लेपर्ड है ये ऑब्वियसली इससे पहले हिमाचल प्रदेश का भी एक स्टेट एनिमल है और दुनिया की जो 12 हिमालयन रेंज कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट, वहाँ पर ये मिलता है, अफगानिस्तान से लेकर उज़्बेकिस्तान तक। और इंडिया में मेनली हिमालयन, ट्रांस हिमालयन रीजन में मिलता है। और वल्नरेबल स्टेटस है इसका राइट नाउ, अपेंडिक्स 1 साइट्स में आता है, शेड्यूल 1 के अंतर्गत आता है। तो ये तो बात हो गई स्नो लेपर्ड की। अगली बात है ब्लैक नेक्ड क्रेन की, जो अगेन तिब्बतन प्लेटू में एंडेमिक है, उधर ही ज़्यादा पाया जाता है। ये मिड साइज क्रेन है, लेकिन उसके अलावा एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे ब्रीडिंग करता है, वो है ईस्टर्न लद्दाख, जो कि चाइना के बाहर है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इकलौता जो ब्रीडिंग ग्राउंड है आउटसाइड ऑफ चाइना वो कहाँ है? ईस्टर्न लद्दाख में। किसका? ब्लैक नेक्ड क्रेन का। और इसीलिए इसको स्टेट एनिमल की उपाधि दी गई है, ये दर्जा दिया गया है। और इसकी खास बात है कि ये नियर थ्रेटेंड अभी IUCN रेड लिस्ट में है, अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 1 के अंतर्गत आता है। इससे पहले ऑब्वियसली कश्मीर का भी ये स्टेट बर्ड था और कश्मीर का नेशनल स्टेट एनिमल कश्मीरी स्टैग यानी हंगुल है। और जो भी ब्लैक नेक्ड क्रेन है इसकी खास बात यह है कि इसको पूजा जाता है मोनपास के द्वारा। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनपास कौन है? मोनपास असल में वो बुद्धिस्ट एथनिक ग्रुप है जो अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं और ये 6th दलाई लामा के अवतरण में विश्वास रखते हैं। कहा जाता है कि उनका रूप माना जाता है इस बर्ड को, कि जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है असल में 6th दलाई लामा का ही एक अवतार है, तो इसलिए वो उसको पूजते हैं। और 6 जो अभी दलाई लामा है वो कौन से दलाई लामा आपको पता ही है? अभी जो दलाई लामा है 14th दलाई लामा। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि दलाई लामा कोई नाम नहीं है किसी का, वो एक उपाधि है। मतलब जो उनकी मृत्यु के बाद फिर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाती है, जो पिक किया जाता है कि अच्छा ये अगले दलाई लामा होंगे। तो जो 6th दलाई लामा थे जिनका नाम सेंग्यांग ग्यात्सो था,
उनका अवतार माना जाता है ब्लैक नेक क्रेन को। और ये जो सिक्स दलाई लामा है, इनकी खास बात यह है कि ये यौगिक रूप में रहते थे। नॉर्मली दलाई लामा जैसे रहते हैं उससे थोड़ा अलग रहते थे, बड़े बड़े बाल, नॉर्मली आप सोचते हो बाल कटा के रखते हैं, उनके बड़े बड़े बाल थे, यौगिक स्टाइल में वो रहा करते थे। तो मोनपास जो है वो कहाँ रहते हैं इंडिया में, तो जो कमांग और तवांग का डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पाए जाते हैं और महायाना सेक्ट को फॉलो करते हैं। क्योंकि ब्लैक नेक क्रेन न्यूज़ में है तो इतना पता हमें होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिजोल्यूशन 2593 की, जो यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुआ, जिसको इंडिया भी लीड कर रहा है एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह। और इसमें कोशिश की गई कि तालिबान को बोला जाए कि भाई जो उनका एक कमिटमेंट था कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह नहीं देंगे अफगानिस्तान में, उस पर वो खड़े उतरें और जो भी लोग उन देश से निकलना चाहें उनको सेफ एवेक्यूएशन प्रोवाइड करें। इसके अलावा इसी रेजोल्यूशन की डिस्कशन में एक और रेजोल्यूशन को डिस्कस किया गया विच वॉज 1267, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो डेजिग्नेटेड हैं। तो ये रेजोल्यूशन ऐसा प्रोवाइड करता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट बॉडी होगी वो टेररिस्ट को पनाह नहीं देगी, और ऐसा ही अफगानिस्तान में तालिबान ने भी कमिट किया था। तो ये रेजोल्यूशन उसी की बात करता है कि वो इस बात पर खड़े उतरें और उनको पनाह ना दें। अगला आर्टिकल बात करता है इरावादी डॉल्फिन के बारे में। इरावादी डॉल्फिन जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन में आपको पता है, वैसे इरावादी डॉल्फिन होती है, इरावादी रिवर्स में पाई जाती है। लेकिन अब कहेंगे इंडिया में तो इरावादी रिवर नहीं है अगर ऑप्शंस में आ गया तो, पर इंडिया में इरावादी डॉल्फिन मिलते हैं चिल्का लेक के पास, चिल्का लेक में बेसिकली। वहाँ पर 8वीं डॉल्फिन की हाल में मौत हुई है, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया। तो ये जो डॉल्फिन है ये असल में साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में पाई जाती है, मेकोंग नदी में, महाकाम में और इरावदी में। तो यहाँ जो इंडिया में ये चिल्का लेक के पास मिलती है, इसका स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत आ रही है। स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछूंगा जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उसकी क्या स्टेटस है उसका, तो वो भी IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड ही कैटेगरी में आती है और वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन होती है। इरावादी कहाँ मिलती है, चिल्का लेक में मिल रही है आपको। तो ये उड़ीसा के अलावा सोंका लेक साउथ थाईलैंड में वहाँ भी ये मिलती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका स्टेटस क्या है और क्या इंडिया में इरावादी डॉल्फिन मिलती है गैंगेटिक डॉल्फिन के अलावा, तो आपको क्या आंसर होगा, हाँ मिलती है बिल्कुल। और चिल्का लेक जब बात हो रही है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। एशिया की लार्जेस्ट और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लेगून है। लेगून्स में पानी कैसा होता है, खारा होता है या मीठा होता है, बताइए मुझे आप। और जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ है वो बहुत आती है चिल्का लेक में, और इंडिया का पहला वेटलैंड था जिसको रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी गई थी। और क्योंकि इरावादी डॉल्फिन मिलते हैं और यहाँ पर आसपास एक फेमस कालीजा टेम्पल है जो कि एक आइलैंड पर अवस्थित है चिल्का लेक में, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन इस मैप से देखते हैं, यहाँ चिल्का लेक उड़ीसा के पास है, बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट पे। अगला आर्टिकल बात करता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में। स्पेशल ड्राइंग राइट्स प्राइमरली IMF से रिलेटेड है। IMF में हर एक जो मेंबर कंट्री है उसको कुछ SDR दिया जाता है। SDR मतलब ये एक तरह का बास्केट ऑफ करेंसीज है, 5 इसमें करेंसीज हैं दुनिया की जो हैं, और आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेटर ऑन अपनी करेंसी से एक्सचेंज करके। लेट्स से इंडिया के पास US डॉलर्स नहीं है या फिर फॉरेन करेंसी नहीं है और इंडिया परेशानी में है, तो इंडिया जो SDR का कोटा है IMF का, उसका इस्तेमाल करके वो जो 5 करेंसीज हैं उनमें से किसी भी करेंसी में पैसे ले सकती है, या फिर आप SDR लोन पे भी दे सकते हैं, ये भी सुविधाएं होती हैं। तो SDR को लेके बात ये हुई कि IMF ने इंडिया की एलोकेशन SDR में बढ़ाई है। पहले 12.57 बिलियन थी, अब वो बढ़ाकर 13.66 बिलियन हो गई है। तो ये इंडिया का SDR एलोकेशन बढ़ा है। और तो SDR है क्या, तो यूनिट ऑफ एलोकेशन है। इसमें कौन कौन से देशों की करेंसीज इस बास्केट में लिस्टेड है वो आपको पता होनी चाहिए, जिसके अंदर ऑब्वियसली पाउंड, डॉलर, युआन, येन और यूरो आता है। तो ये बास्केट प्रोवाइड करता है कि इनकी वैल्यू डेली कैलकुलेट होती है और वैल्यूएशन हर 5 साल पर रिन्यू किया जाता है कि कोई और करेंसी ऐड हो सकती है या नहीं, क्या चेंजेस करने चाहिए। तो हर मेंबर को वोटिंग पावर के हिसाब से जितनी भी होती है उतना कोटा मिलता है, और उतनी मात्रा में वो एक तो पहले कुछ देश कंट्रीब्यूट भी करते हैं, हर मेंबर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है IMF के इस कोटाज में, और उससे फिर वो लेटर ऑन लोन में भी दे सकते हैं। तो ये बात हो गई SDR की, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगेन रिपीट करना चाहूँगा, कोई एक करेंसी नहीं है, ये बास्केट ऑफ करेंसीज का एक यूनिट है। IMF के मेंबर है तो आपको ये इतने मात्रा में SDR आपके हिस्से का SDR है, जिसका इस्तेमाल आप चाहें तो लेटर ऑन कर सकते हैं अपना फॉरेन एक्सचेंज ठीक करने के लिए, या आपको जब ज़रूरत हो तो आप इससे लोन भी ले सकते हैं। तो ये जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें भी SDR को इंक्लूड किया जाता है। तो जैसे गोल्ड का रिजर्व होता है या फिर फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, रिजर्व ट्रांच IMF का जो होता है, उसी तरह SDR को भी उसमें जोड़ा जाता है। तो ये 1945 में IMF खड़ी हुई थी और 190 कंट्रीज़ के मेंबर थी, और करता क्या भाई, तो ग्लोबल स्टेबिलिटी लाना इंटरनेशनल सेटअप में, वो इसका प्रमुख काम है। और SDR का जो इसका जो मैंडेट है 2012 में और बढ़ाया गया, जिसमें इन्होंने इसको माइक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज़ को भी इंक्लूड किया। 2 प्रमुख रिपोर्ट्स हैं जो IMF लाती है, एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। 2016 में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज बीन प्रपोज्ड टू बी एडेड टू द बास्केट ऑफ SDR।
रूबल, रैंड, इंडियन रुपी या रेनमिनबी? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होता रेनमिनबी, जो चाइनीज़ करेंसी है। अगला आर्टिकल बात करता है डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट क्यों अभी तक खाली है और क्या ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो भाई कहाँ क्या है पोस्ट, किस किस आर्टिकल से रिलेटेड है, ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आर्टिकल 93 के अंतर्गत आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑफ बोथ जो प्रोसीजर है इलेक्शन का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का, उसके बारे में। और ये इलेक्ट होते हैं लोकसभा द्वारा, जो उनके मेंबर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं। खास बात यह है कि ये जो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर है कौन डिसाइड करता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ऑप्शन में प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं या स्पीकर डिसाइड करते हैं, तो अक्सर आप सोचेंगे प्रेसिडेंट डिसाइड करते होंगे, पर नहीं, इनकी डेट डिसाइड करते हैं स्पीकर, और स्पीकर कब इलेक्ट होंगे उस इलेक्शन की डेट डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। अगेन अब जब वोटिंग राइट्स की बात करें तो जब हमें पता है कि जो स्पीकर वोट तब करते हैं जब कोई टाई होता है हाउस में, तो डेप्यूटी स्पीकर का क्या केस है। तो डेप्यूटी स्पीकर जब तक डेप्यूटी स्पीकर है तब तक वो वोट कर सकते हैं, लेकिन जब वो स्पीकर बन जाते हैं स्पीकर के एब्सेंस में या वो लीड कर रहे हैं, तो अगर कोई बिल आया तो तब वो तभी वोट करेंगे जब टाई हो, राइट। ये वोटिंग पैटर्न और ये डेट ऑफ इलेक्शन को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और जब भी किसी ये पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर होंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हैं, और इनका इलेक्शन जितना जल्दी हो उतना जल्दी होना चाहिए, और ये अपनी रिजिग्नेशन भी स्पीकर को ही सौंपते हैं, और उसी तरह इनको रिमूव किया जाता है जैसे स्पीकर को रिमूव किया जाता है। तो ये बेसिक सी कहानी है, और नॉर्मली ट्रेडिशन रहा है कि अपोजिशन को इसका पोस्ट दिया जाता था डेप्यूटी स्पीकर का। ये प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के टाइम से चला आ रहा है। तो क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है? नहीं। क्या ऐसा किसी आर्टिकल में मेंशन है? तो नहीं। तो ये एक ट्रेडिशन है बस, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 2017 में रिलेटेड आया था, इन द इलेक्शन फॉर द लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर्स गोज टू द ऑपोजिशन। तो इसका क्या आंसर है बताइए। अब अगर पहला स्टेटमेंट देखें तो सीधी सी बात कर रहा है कि कोई विनिंग कैंडिडेट है उसको एटलीस्ट 50% वोट्स मिलने चाहिए तभी वो इलेक्टेड माना जाएगा। ये तो सीधी सी बात है, गलत है। आपको बस अपने बाकी कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज़्यादा वोट आने चाहिए और आप इलेक्टेड गिन लिए जाते हैं। ये आंसर लगभग सब सही करते हैं, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में फंस जाते हैं कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि लोकसभा स्पीकर की पोस्ट मेजॉरिटी पार्टी को जाएगी और डेप्यूटी स्पीकर की ऑपोजिशन को। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, बस ऐसा एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता रहा है। तो इट्स डी, नाइदर ए नाइदर बी, दोनों में से कोई स्टेटमेंट नहीं है। 2017 का ही क्वेश्चन है। अगेन एक रिलेटेड न्यूज़ थी, बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया एक इंडियन बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह को। इन्होंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो टर्टल्स हैं उनकी कंजर्वेशन में बहुत बड़ा योगदान प्ले किया है। तो कुछ टर्टल्स न्यूज़ में है, वो क्यों है वो देखते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड्स कौन देता है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल के दे रही हैं। इसमें हमें ये पता नहीं अच्छा IUCN क्या इसका पार्ट है या नहीं, तो IUCN भी इसका पार्ट है। बाकी आपको टर्टल कंजर्वेंसी, टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप, टर्टल सर्वाइवल अलायंस, फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप जैसे नाम आएंगे तो आप टिक कर लेंगे, पर IUCN भी इसका पार्ट है, इतना पता होना चाहिए। तो 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड टर्टल्स पे इन्होंने काम किया है। तो कौन कौन सी ये देखते हैं। पहली है नॉर्थ रिपन रिवर टेरापिन। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है और एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर और बैक वाटर टर्टल ये है। कहाँ इंडिया में मिलती है, तो इंडिया में वेस्ट बंगाल उड़ीसा में मिलती है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है इसका। कौन सा? नॉर्दर्न रिवर टेरापिन का। अगला है रेड क्राउन रूफ टर्टल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्पीसीज़ है क्योंकि एंडेमिक टू साउथ एशिया है, और चंबल रिवर में इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड एक टाइम में हुआ करता था, लेकिन आज ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अगेन शेड्यूल 1 में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से रेड क्राउन रूफ टर्टल ही है, क्योंकि एंडेमिक साउथ एशिया को लेकर है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। चंबल के बाद लगातार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कैसे इनकी पॉपुलेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। देन देयर इज़ ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। ये फ्रेश वाटर टर्टल है अगेन, और अगेन क्वेश्चन ये आता है कि रेड क्राउन जो रूफ टर्टल है क्या एक फ्रेश वाटर टर्टल है या फिर सॉल्ट वाटर टर्टल है। तो ये एक फ्रेश वाटर टर्टल है। अगेन ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल भी एक फ्रेश वाटर टर्टल है। इसका अंदाज़ा कैसे लगेगा भाई, अगर चंबल में मिल रहा है तो नदी चंबल की कैसी होगी, मीठी है ना ऑब्वियसली, तो फ्रेश वाटर टर्टल है। अगेन जो सॉफ्ट शेल टर्टल है वो भी इंडिया बांग्लादेश में ही मिलते हैं। जो ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज का पैटर्न है, जो वहाँ टेम्पल पॉन्ड है असम में, वहाँ मिलता है। अगेन ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है ये वाली स्पीसीज टर्टल की, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, और अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये, लेकिन इनको कोई लीगल प्रोटेक्शन अभी नहीं दिया गया है। ये एक स्पेशल पॉइंट है कि जो सॉफ्ट शेल टर्टल है उसको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है अभी। देन अगेन देयर इज टर्टल सर्वाइवल अलायंस 2001 में स्थापित किया गया IUCN पार्टनरशिप में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि टर्टल कंजर्वेशन फंड क्या है। 2002 में ये जो टर्टल कंजर्वेशन ग्रुप के कई सारे मेंबर्स हैं उन्होंने मिल के इसको खड़ा किया है, और इसका काम है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना, किसका, इंश्योर करना टॉर्टोइज का और फ्रेश वाटर टर्टल्स का। तो ये बात हो गई एक अवार्ड की,
3 जो कैटेगरीज थे हमने वो डिस्कस कर ली। आगे एक न्यूज़ में आर्टिकल था ड्यूरन लाइन के बारे में कि पाकिस्तान ड्यूरन लाइन के ऊपर एक जो फेंस बना रहा है उसके खिलाफ तालिबान ने विरोध दर्ज कराया। तो ये जो ड्यूरन लाइन है असल में 1993 में बनाई गई थी, जो हिंदू कुश के पहाड़ है वहाँ से लेके ये आपके पूरे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री ड्रॉ करती है। और ये एक बफर इस्तेमाल किया गया था ताकि अंग्रेज़ों की जो USSR है, वो जो रशिया है, वो इंडिया में ना आ पाए। उस टाइम में तो अनडिवाइडेड इंडिया था, तो इंडिया ही था वहाँ, तो इंडिया अफगानिस्तान की बाउंड्री उस लाइन से डिसाइड की गई थी। ये पूरी आपकी चाइना से लेके अफगानिस्तान बॉर्डर ईरान तक जाती है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो इसके हिसाब से जो खैबर पास है वो पाकिस्तान में पड़ता है, उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में पड़ता था। लेकिन जैसा हर जगह ब्रिटिशर्स के पार्टीशन में हुआ है, जैसे बंगाल में देखा हमने या पंजाब में देखा, तो वैसा ही जब यहाँ से ये लाइन जाती है तो पश्तूनी इलाकों को ये बीच बीच में से काट देती है। और जो पूरी तरह 2 डिवीज़न हो गया पश्तून ट्राइब का अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। तो जो अफगानी साइड है वो कहते हैं कि नहीं, हमारा इलाका ज़्यादा लंबा है, ड्यूरन लाइन इज़ नॉट अ लीगल लाइन, वो उसको मानने से इनकार करते हैं और पाकिस्तान वहाँ फेंसिंग कर रहा है। तो अभी तत्काल बाउंड्री वही है, उसके ऊपर फेंसिंग की जा रही है, तो इसके खिलाफ उन्होंने थोड़ी आवाज़ उठाई है। अब कुछ और बाउंड्री लाइन देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिया के हिसाब से, जैसे मैकमोहन लाइन शिमला कन्वेंशन में साइन हुई थी। और इंडिया चाइना का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर जो इंडिया चाइना के बीच का बॉर्डर है वो डिमार्केट होता है मैकमोहन लाइन से, जो तिब्बतन कोर्ट से लेके असम वैली तक जाता है। अब इस पे चाइना को दिक्कत है मैकमोहन लाइन पे मैकमोहन लाइन पे। अगली जो बाउंड्री है वो रेडक्लिफ लाइन फेमस इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री के बीच में है। तो खास बात यह है, जैसे मिस्टर रेडक्लिफ कभी इंडिया आए नहीं, उन्होंने कुछ देखा नहीं, वहाँ मैप्स को स्टडी करके उन्होंने बस एक लाइन खींच दी तो इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए। जो ये मैकमोहन लाइन है ये भी कुछ इस तरह की खींची गई। तो जो भी ये अक्सर कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पे पैर नहीं रखा होता और अंग्रेज़ों ने वहीं से लाइन खींच दी, तो वो इसलिए समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो रेडक्लिफ लाइन है वो ऑब्वियसली जो चेयरमैन थे बाउंड्री कमीशन के इंडिया पाकिस्तान में, उन्होंने इसको बनाया था। तो रेडक्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, इंडिपेंडेंस बिल, डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंक्वायरिंग टू राइट्स ऑफ ईस्ट बंगाल। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था 2013 का, सी इसका आंसर होता। अगला पुलिकेट लेक न्यूज़ में था। पुलिकेट लेक में माइग्रेटरी स्पीसीज़ की बढ़ोतरी देखी गई है। तो पुलिकेट लेक इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है आफ्टर किसके बाद? पहली लेक कौन सी थी? अभी हमने बात करी चिलिका लेक के बाद। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की है। और इसका एक और नाम है पजावरकाडू, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? पजावरकाडू। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे मानसून जो आता है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों से रेनफॉल मिलती है, तो पानी प्रचुर मात्रा में यहाँ मिलता है। और इस 2 रिवर इस लगून को और फीड करती है, एक है अरानी रिवर और एक कलंगी रिवर, तो जिसकी वजह से वाटर काफ़ी मात्रा में यहाँ रहता है। और जब कोई ब्रैकिश इलाके में 2 रिवर्स फ्लो कर रही हैं तो वहाँ सैलिनिटी अपने आप कम हो जाएगी, और इसलिए काफ़ी अच्छा इलाका है बर्ड सेंचुरीज़ के लिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी है और काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट रन करेंगे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव रिस्टोरेशन इन एशिया, जो इसी लेक के ऊपर किया जा रहा है। तो खास बात अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मैंग्रोव्स हमें इस लेक पे पुलिकेट लेक पे देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल मिलते हैं। और यहाँ पर ही मैंग्रोव रिस्टोरेशन का इन एशिया का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जा रहा है। यहाँ पर ही फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी मनाया जाता है ताकि पुलिकेट और नीलापट्टू में टूरिज़्म बढ़ाया जा सके। अगेन नीलापट्टू क्या है? नीलापट्टू इज़ अ बर्ड सेंचुरी जो बिल्कुल इसके पास है। जैसे बताया कि कई सारे पेलिकन्स यहाँ आते हैं, बिल्कुल एक वेटलैंड के पास है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा माइग्रेटरी स्पीसीज यहाँ आएंगी और ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी देखी भी गई थी। अगला आर्टिकल बात करता है उधम सिंह के बारे में। एक जलियांवाला बाग में इनका स्टैचू लगाया गया, तो कुछ लोगों तो ये न्यूज़ में रहे, कुछ लोगों को कुछ समस्या थी उससे। तो हमारा काम है देखना कि इनकी जो रेलेवेंस है हमें याद रहे। तो उधम सिंह संगरूर से थे और इन्होंने ये पहले गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे। बाद में इन्होंने जो वो डायर थे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जब जलियांवाला बाग हुआ था तब इन्होंने उनको शूट किया था। तो इन्होंने जनरल याद रखिए, जनरल डायर को नहीं मारा था, जनरल ओ डायर को मारा था, जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, मतलब ऊंची पोस्ट पे थे। तो इनका मानना था कि इसी ओ डायर ने ऐसा बोला था कि भाई तू जाके फायर कर, तभी जनरल डायर ने फायरिंग की थी, वरना जनरल डायर फायर नहीं कर पाता। तो वो जो एक्चुअल परपेट्रेटर था उनके हिसाब से ओ डायर ही थे और इन्होंने उसको मार दिया था जब ईस्ट इंडिया के एसोसिएशन की मीटिंग चल रही थी कैक्सटन हिल वहाँ पर। तो ये लंदन में जाकर ही मारा था इन्होंने उनको। तो इनको फिर मौत की सज़ा हुई थी, इनको फिर फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये थी उधम सिंह की कहानी, और ये आपको पता होना चाहिए जनरल डायर और ओ डायर के बीच में डिफरेंस। तो गदर पार्टी कहाँ थी भाई? गदर पार्टी सोहन सिंह बाखड़ा ने 1913 में शुरू की थी और कैलिफोर्निया बेस्ड थी पार्टी, और इनका मेन मिशन था कि इंडिया से ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला जाए।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर है इंडियन हिस्ट्री की, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इनके बारे में। अभी जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2013 में आ चुका है कि इनमें से किन को इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काउंट किया जाता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड एसडीआर एंड लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन करेंसी एसेट्स, लोन्स एंड वर्ल्ड बैंक एंड एसडीआर, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग ऑफ एसबीआई आरबीआई एंड लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। बताइए क्या आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में आप एलिमिनेट करेंगे चीज़ें तो काफ़ी आसान हो जाएगा कि क्या आप लोन्स को काउंट करेंगे एज अ रिजर्व और नॉट। तो अगर आप लोन्स को हटा देंगे तो ऑब्वियसली कई चीज़ें आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी। आई होप आपने कर ही लिया होगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सिंपल इसका आंसर है बी, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ आरबीआई एंड एसडीआर, जो हमने डिस्कस ऊपर किया ही था। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और कितना आपको याद है ये। डेप्यूटी स्पीकर की डेट ऑफ इलेक्शन फिक्स होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। टर्टल सर्वाइवल अलायंस 2001 में फॉर्म हुआ था एज एन IUCN पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल एंड टॉर्टोइज। रेडक्लिफ लाइम इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पुलकेट लेक उड़ीसा में है। उधम सिंह ने मार्च 13, 1940 को वो डायर को शूट किया था। इसमें कितनी सही स्टेटमेंट है, कितनी गलत स्टेटमेंट है, मुझे बताइए आप। आई होप आपने सारी सही की हो, क्योंकि बहुत बेसिक सी क्वेश्चन आंसर्स थे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।